हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विपिन गाइडेंस गुरु की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पिछली क्लास पे जो चर्चा किए थे वो हमारा बिंदु था वर्णमाला यानी कि वर्ण विचार। हम लोग उससे जितने भी बनने वाले क्वेश्चन थे, जितने भी प्रश्न वहां से बनने वाले थे, हम लोग उन पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है कि वहां पर आप लोगों का कोई डाउट नहीं होगा। अगर वहां से फिर भी कोई आपके डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि को। आज एक नए बिंदु के साथ हम लोग संधि को पढ़ेंगे। जैसा कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर संधि जो है बहुत कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हिंदी की बात करें, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो सबसे कठिन बिंदु है वो है हमारा वाक् शुद्धि। वाक् शुद्धि में क्या है कि हमें संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन संधि में क्या है कि हमें केवल और केवल अगर वर्ण विचार आता है, हम वर्णमाला को पढ़ चुके हैं, तो हम संधि को पढ़ने में हमें कोई समस्या नहीं होती है। चलिए, तो आज इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं नए बिंदु को, जिसका नाम है संधि। चलिए देखते हैं संधि को। संधि जो है कुछ ऐसे भी लिखा जाता है और संधि को इस प्रकार भी लिखा जाता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है सबसे पहला कि सर हिंदी जो है, हिंदी ये शुद्ध है या फिर ये शुद्ध है। अगर शुद्ध की बात करें तो दोनों ही हिंदी शुद्ध हैं। चाहे इसकी बात करें, ये भी शुद्ध हिंदी लिखा है और ये भी शुद्ध ही है। उसी प्रकार संधि भी इस प्रकार से भी लिखा जाता है और इस प्रकार से भी लिखा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो हमारा संधि है या हिंदी है, किस प्रकार से लिखा जाता है। ये ऐसा लिखा क्यों, ये दो प्रकार से लिखा क्यों जाता है। आपने संधि पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो एक संधि आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में अनुस्वार संधि है। वहां पे क्या होता है कि जैसे कि वहां पे कंडीशन क्या बनती है, एक शब्द और एक शब्द के बाद योग होता है, उसके बाद दूसरा शब्द होता है। तो यहाँ पे एक ये प्रथम, इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम। क्या कहते हैं, प्रथम। या और इसको द्वितीय, इसको क्या कहते हैं, द्वितीय। या फिर पहला या दूसरा, या फिर दूसरा। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है कि प्रथम शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि माँ है, क्या है, माँ है, स्वर रहित माँ है। ठीक, क्योंकि व्यंजन संधि है, स्वर रहित माँ है। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर का से प्रारंभ होकर का से लेकर माँ तक कोई भी वर्ण है, यहाँ पे जो प्रथम है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि माँ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का से लेकर माँ तक है, का से लेकर माँ तक, जो 25 वर्गीय व्यंजन है हमारे, कितने हैं, 25। इसे हम वर्गीय भी बोलते हैं और स्पर्शी भी कहते हैं। वर्गीय या स्पर्शी कोई भी यहाँ से का से लेकर माँ तक कोई भी यहाँ पर आता है तो वहां पे दो कंडीशन बनती है। या तो हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, या तो एक पहली कंडीशन, एक हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरी कंडीशन जो भी यहाँ पे वर्ण यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो भी पहला वर्ण है इस शब्द का, उस वर्ण का पांचवा अक्षर, उस वर्ग का पांचवा अक्षर, पांचवा वर्ण, उस वर्ग का पांचवा वर्ग हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो वहां पे कोई भी दोनों शुद्ध होते हैं। जैसे कि देखिएगा, ये संधि है, क्या है, संधि। हमने संधि को इस प्रकार लिखा,
ठीक है। अब देखिएगा हम इसका जब विच्छेद करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा कि सम प्लस धी, इसका विच्छेद क्या होगा, सम प्लस धी, ठीक है। अब यहां से देखिएगा हमने क्या किया, स प्लस म प्लस ध प्लस ई, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिएगा, यहां पे ये कंडीशन, यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे हमें क्या मिला, मां, ठीक है, यहां पे मां मिला, और यहां पे क्या है, वर्ग का, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का से लेके मां तक अगर कोई भी अक्षर है तो ये था है, इसका पांचवा वर्ड क्या होगा, ना। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो हम ये बना सकते हैं कि इसको हम अनुस्वार यूज कर सकते हैं। अगर अनुस्वार यूज करेंगे तो देखो क्या होगा, सा और क्या है, मां, ठीक है, और इधर धा, तो सा के इधर हमने अनुस्वार को यूज कर लिया और इधर धा था, छोटी की मात्रा, तो क्या हो गया, सन। एक कंडीशन। अगर हम ना को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे धा का पांचवा जो धा वर्ण है, इसका पांचवा अक्षर जो है क्या है, ना, ठीक है। तो इसको देखिएगा हमने इधर क्या लिया, शा, उसके बाद इसके स्थान पर हमने ना को प्रयोग किया, किसका, ना का, और इधर छोटी की मात्रा थी और धा था, तो धा और छोटी की मात्रा क्या हो गया, संधि। अब दोनों कंडीशन संधि हमें, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी वर्ड का पहला शब्द और दूसरा शब्द, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मां है और उसके बाद दूसरे शब्द का कोई भी जो पहला वर्ण है वो का से लेकर मां तक कोई भी वर्ण हो, तो या तो हम अनुस्वार यूज कर सकते हैं, या फिर जिस वर्ग का वो वर्ण है उसी वर्ग का हम पांचवा अक्षर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं रफ करता हूं और इसके आगे बढ़ता हूं, इसको मैं रफ करता हूं और उसके बाद अब मैं बात करता हूं, अब बात करता हूं जैसे कि ये यहां से योग होता है, संधि का यहां से योग होता है, ठीक। ये क्या है, पहला वर्ण है, पहला शब्द है, पहला, और ये क्या है, दूसरा, ठीक है। यहां पे जो पहले वर्ण का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण योग होता है। क्या होता है, योग होता है। क्या होता है, योग होता है, या विकार या परिवर्तन होता है, विकार होता है या परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। वहां पे क्या होती है, संधि होती है। जहां पे योग हो, यहाँ पे जो प्रथम पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का योग या योग होने से जो विकार उत्पन्न होता है, वहां पे क्या होती है, संधि होती है। और दूसरी चीज, संधि जो है प्रत्येक शब्द में संधि नहीं होती है, संधि सार्थक शब्दों के साथ ही होती है। जैसे कि एक शब्द है पान और वाला, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पान वाला। देखिए इसमें कोई भी विकार या परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कोई या विकार या परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये संधि नहीं, ये एक संयोग है। क्या है, संयोग है, ये एक संयोग है, ठीक है। तो ये क्या है, संधि नहीं, ये एक संयोग है। आप बात समझ रहे होंगे। जो प्रथम वर्ण है, प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण, उसका प्रथम वर्ण जो योग होता है, विकार उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि संधि की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, संधि की हिंदी में जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो संधि है हमें उसकी हिंदी में जरूरत क्यों हुई, क्योंकि संधि जो है नए शब्दों का निर्माण करती है। क्या करती है, नए शब्दों का निर्माण के लिए, नए शब्दों के निर्माण के लिए, नए शब्दों के निर्माण के लिए।
अब नए शब्दों के नए हिंदी में शब्द संरचना, हिंदी में शब्द संरचना के 4 प्रकार हैं। हिंदी में शब्द संरचना के 4 प्रकार हैं। कितने? 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं, मतलब कि हम हिंदी में 4 प्रकार से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले एक संधि से हम क्या है, नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा क्या है, समास से क्या है कि हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा है हमारा क्या, उपसर्ग से भी नए शब्दों का निर्माण होता है। और उसके बाद चौथा है हमारा प्रत्यय से भी हमारे नए शब्दों का निर्माण होता है। तो हिंदी में शब्द संरचना के 4 प्रकार हैं, जो क्या है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इन 4 से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें संधि की हिंदी में आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि नए शब्दों के निर्माण के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं संधि की परिभाषा की। अगर हम संधि की परिभाषा की बात करें, संधि की परिभाषा क्या होगी? संधि की परिभाषा, अगर हम संधि की परिभाषा की बात करें तो संधि की परिभाषा एक तो ये है, दो शब्दों के मेल या योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विकार या परिवर्तन होता, उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के योग या मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संधि। अगर संधि की परिभाषा की बात की जाए तो दो वर्णों के योग या मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा हिंदी शब्द में संरचना के 4 प्रकार हैं कि हिंदी में नए शब्दों के निर्माण के लिए 4 प्रकार से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। एक हमारी संधि हो गई, दूसरा हमारा समास हो गया, तीसरा हमारा उपसर्ग हो गया और चौथा हमारा प्रत्यय हो गया। 4 प्रकार से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। संधि कहाँ पे होती है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में जो विकार होता है वहां क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे संधि पर। अब हम बात करेंगे संधि के प्रकार। अब बात करते हैं संधि के प्रकार। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के प्रकार कितने हैं? संधि के कितने प्रकार हैं? तो देखिएगा, हमने संधि के प्रकार की अगर हम बात करें, संधि के प्रकार की अगर हम बात करें तो संधि के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले हमने स्वरों को पढ़ा। हिंदी वर्णमाला में हमने जो वर्णमाला को पढ़ा तो स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े और 2 अयोग वहां शब्द थे जिसमें एक था विसर्ग। तो हम यहाँ से एक चीज कह सकते हैं कि स्वर संधि होगी। क्या होगी? स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तीसरा क्या होगा? विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहां से संधि के हमें प्रकार कितने में प्राप्त हुए? 3 प्रकार प्राप्त हुए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर वर्गों के प्रकार की हम बात करें, संधि के वर्गों के प्रकार की बात करें तो देखिएगा, वर्गों के प्रकार की बात करें, वर्णों के प्रकार तो ये कितने 6 प्रकार हैं।
कितनी है? 6 प्रकार हैं। कैसे? देखिएगा, जहां पर स्वर का मेल स्वर के साथ होता है। स्वर का मेल किसके साथ होता है? स्वर का मेल किसके साथ होता है? स्वर का मेल स्वर के साथ होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है? स्वर का मेल व्यंजन के साथ होता है। कहाँ होता है? व्यंजन के साथ होता है। ठीक है। तीसरी कंडीशन देखिएगा क्या है? व्यंजन का मेल किसके साथ होता है? स्वर के साथ होता है। ठीक है। चौथी कंडीशन क्या है? व्यंजन का मेल व्यंजन से होता है। पांचवी कंडीशन विसर्ग का योग जो है किसके साथ होता है? स्वर के साथ। और छठी, विसर्ग का योग किसके साथ होता है? व्यंजन के साथ। अब देखिएगा, जहां पर स्वरों का मेल स्वर से होता है, यहाँ पे समान स्वर की बात नहीं हो रही या सजातीय विजातीय स्वर की बात नहीं हो रही। यहाँ पे 11 स्वरों का मेल, मतलब 11 स्वरों का मेल 11 स्वरों के साथ होता है। 11 स्वरों का मेल 11 स्वरों के साथ होता है। तो कौन सी संधि होगी? तो हमारी कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। ठीक है, स्वर संधि होगी। अब जहां पर स्वर का मेल व्यंजन से हो, या फिर व्यंजन का मेल स्वर से हो, या फिर व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, जहां पर ये तीनों प्रकार, चाहे स्वर का मेल व्यंजन से हो, या व्यंजन का मेल स्वर से हो, या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, तो वहां पे कंडीशन क्या बनेगी हमारी? व्यंजन संधि। क्या बनेगी? व्यंजन संधि। ठीक है, क्या बनेगी? व्यंजन संधि। अब देखिएगा, अब जो 2 प्रकार हैं, विसर्ग का मेल अगर स्वर के साथ हो रहा है या फिर विसर्ग का मेल व्यंजन के साथ हो रहा है, तो हमारी कौन सी संधि होगी? तो होगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। तो हमने यहाँ पे जाना वर्णों के 6 प्रकार जो हैं, जो संधि के वर्ण मिलते हैं वो 6 प्रकार से मिलते हैं। और स्वरों का, अगर स्वर का मेल स्वर के साथ होता है तो वहां पे स्वर संधि होती है। यदि स्वर का मेल व्यंजन के साथ हो, या फिर व्यंजन का मेल स्वर के साथ हो, या फिर व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ हो, वहां पर व्यंजन संधि होती है। उसके बाद अगर विसर्ग का मेल स्वर के साथ हो, या फिर विसर्ग का मेल व्यंजन के साथ हो, तो वहां पर क्या होता है? विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा, अगर संधि के प्रकार की बात करें तो संधि के प्रकार हमें 3 प्रकार देखने को मिलते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर वर्णों के प्रकार कितने हैं? तो 6 प्रकार से संधि का प्रकार, जो वर्णों का मेल होता है वो 6 प्रकार से होता है। एक स्वर का मेल स्वर के साथ, दूसरा स्वर का मेल व्यंजन के साथ, तीसरा व्यंजन का मेल स्वर के साथ, चौथा व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ, और पांचवा विसर्ग का मेल स्वर के साथ और विसर्ग का मेल व्यंजन। अब यहाँ पे एक चीज याद हम कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे देखिएगा, 2 स्वर हैं, 2 व्यंजन हैं और 2 विसर्ग हैं। 2 स्वर, 2 व्यंजन और 2 विसर्ग। हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 2 स्वर हैं, 2 व्यंजन हैं और 2 विसर्ग। से भी याद रख सकते हैं, 2 स्वर हैं, 2 व्यंजन हैं और 2 विसर्ग हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम बात करेंगे स्वर संधि की। अब हम बात करेंगे किसकी? स्वर संधि की। अब हम स्वर संधि पे बात करेंगे, तो देखते हैं पहले स्वर संधि को। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे एक पहला शब्द यहाँ पे है, पहला शब्द और योग हो रहा है, उसके बाद दूसरा शब्द। यहाँ पे जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, अगर दोनों स्वर हैं तो हमारा क्या होगा? तो स्वर का मेल होगा और कौन सी संधि बनेगी? स्वर संधि बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि
स्वर संधि के भेद कितने हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो यहाँ पे देखते हैं स्वर संधि के जो भेद हैं वो कितने हैं, 5। कितने भेद हैं, 5। कैसे, देखिएगा। सबसे पहला जो भेद है वो क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि। दूसरा गुण संधि। गुण संधि। तीसरा जो है, तीसरा है वृद्धि संधि। क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। और चौथा जो है वो क्या है, यड़ संधि। और जो पांचवा है वो क्या है, अयादि संधि। तो अगर हम इनके भेद की बात करें तो कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। 1 2 3 3 4 और 5। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है। अब यहाँ पे हम ये 5 प्रकार नहीं पढ़ेंगे, 5 प्रकार हम नहीं पढ़ेंगे। आपने पढ़ा क्या है, हमारे स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। ठीक है, 11 स्वर हैं। अब 11 जो स्वर हैं उनका मेल, उनका जो मेल है वो 11 स्वरों के साथ ही होता है। मतलब कि जो 11 स्वर हैं किसके साथ मिलेंगे, 11 के साथ मिलेंगे। 11 के साथ मिलेंगे। तो मतलब अगर हम वह कहें कि 121 जोड़े, हम 121 योग पढ़ेंगे। कितने, 121। हम यहाँ पे चर्चा 5 संधियों की, 5 भेद की नहीं करेंगे। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे 121 मेल, जो 121 योग बन रहे हैं संधि के, 11 स्वरों का मेल 11 स्वरों के साथ कैसे होता है। प्रत्येक स्वर का मेल 11 बार होता है। जैसे कि आ का मेल आ के साथ, फिर आ का मेल आ के साथ, फिर आ का मेल ई के साथ, आ का मेल ई के साथ, आ का मेल ऊ के साथ। इस प्रकार हम 11 स्वरों का मेल 11 स्वरों के साथ पढ़ेंगे। इस प्रकार हम 121 प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है। तो संधि के, स्वर संधि के जो भेद थे वो कितने थे, 5। यहाँ पे एक कंडीशन है, स्वरों के साथ स्वर के योग से, स्वरों के साथ स्वरों के योग से होने वाला बदलाव स्वर संधि कहलाता है। स्वरों के साथ स्वरों के योग से होने वाला बदलाव क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। स्वरों के साथ स्वरों का जो मेल है, स्वरों के योग से होने वाले स्वर क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। अब यहाँ पे प्रत्येक स्वर को प्रत्येक स्वर के साथ जोड़ा जाएगा। प्रत्येक स्वर का, यहाँ पर प्रत्येक स्वर क्या है, प्रत्येक स्वर के साथ योग बनाते हैं। प्रत्येक स्वर के साथ योग बनाते हैं। ठीक है। अब देखिएगा जो संधि के प्रकार थे वो कितने, संधि के, स्वर संधि के 5 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। यहाँ पर क्या है कि 11 स्वर जो है हमारे, 11 स्वरों का मेल 11 स्वरों के साथ होता है। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो स्वरों के साथ स्वरों के योग से होने वाला बदलाव क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे
प्रत्येक स्वर के साथ योग करेगा। इस प्रकार 121 बार योग होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर संधि के दीर्घ संधि की। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्वर संधि के सबसे पहले दीर्घ संधि की। अब देखते हैं दीर्घ संधि को। तो दीर्घ संधि को देखिएगा, दीर्घ संधि जो है हमारी, यहां पे पहले 11 जो स्वर है हमारे, कितने स्वर हैं? 11। देखिएगा कौन कौन सा है? आ ई उ री ए ओ और औ। अब देखिएगा यहाँ पे 11 स्वरों का मेल 11 स्वरों के साथ कैसे होता है। देखिएगा कि जो है एक बार आ का मेल किसके साथ होगा? आ के साथ होगा। ठीक है, उसके बाद फिर छोटे आ का मेल बड़े आ के साथ होगा। ठीक है, उसके बाद बड़े आ का मेल छोटे आ के साथ होगा और फिर बड़े आ का मेल बड़े आ के साथ होगा। रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? बड़ा आ ही मिलेगा। रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? बड़ा आ मिलेगा। तो ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। यहाँ पे देखिएगा इसी प्रकार आ का मेल इसके साथ हो तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? बड़ा। क्या मिलेगा? अगर ई का मेल इसके साथ हो, ई के साथ हो तो क्या मिलेगा? बड़ी ई। और उ का मेल उ के साथ हो तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? बड़ा हो। ठीक है, चाहे आ का मेल यहाँ पे सजातीय है, सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर प्लस सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, मतलब कि छोटा स्वर हो या बड़ा स्वर हो, सजातीय हो, अगर आ है चाहे छोटा हो या बड़ा हो और इक्वल हमें मिलेगा क्या? बड़ा स्वर। यहाँ पे देखिएगा छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, मिलेगा क्या? बड़ा स्वर। यहाँ पे बड़ा स्वर है और यहाँ पे छोटा है, मिला क्या? बड़ा। और यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे भी बड़ा है और इक्वल में हमें मिला क्या? बड़ा। वही कंडीशन ई में ही होगी और उ में। संस्कृत में री, छोटा री और छोटा री योग करके बड़े री को बनाते हैं। इसका योग हम संस्कृत में करते हैं, हिंदी में इसका योग नहीं होता है। तो हम केवल चर्चा भी इन 3 पर करेंगे, इन तीनों पर हम चर्चा करेंगे। देखिएगा हम इतना बड़ा शब्द ना लिखने के बजाय एक छोटा सा लिख लें, जैसे कि आ के साथ यदि आ योग करता है, छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटा या बड़ा या मिलता है तो हमें क्या मिलता है? बड़ा आ ही मिलता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है कि ई के साथ ई मिले, ई के साथ अगर ई मिलता है तो रिजल्ट क्या आता है? बड़ी ई ही आता है। ठीक है, अगला, अगर उ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा हुआ है तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? बड़ा। और जहां पे ऐसा ही कंडीशन होगी, छोटा या बड़ा के साथ छोटा या बड़ा आए तो हमें रिजल्ट बड़ा मिलेगा। छोटी के साथ बड़ी आए या फिर छोटी के साथ बड़ी आए तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? बड़ी। उसके बाद छोटा ऊ के साथ बड़ा हुआ है, छोटा ऊ के साथ बड़ा हुआ है या बड़ा ऊ के साथ छोटा हुआ है, मतलब छोटे या बड़े ऊ के साथ किसी के साथ भी छोटा या बड़ा हुआ है तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? बड़ा। तो ये संधि हमारी कहलाती है दीर्घ संधि, मतलब कि बड़ा रूप ले लेता है। कौन सी संधि कहलाती है? दीर्घ संधि। इसको आप समझ गए होंगे। दीर्घ संधि का रूल्स क्या है? ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर प्लस धन सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर। जो स्वर छोटा आ अगर पहले शब्द में अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ है तो जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम शब्द भी क्या होना चाहिए? छोटा आ या
बड़ा आ ही होना चाहिए। वहां पे कंडीशन क्या होगी हमारी, दीर्घ संधि की। अब हम बात करते हैं गुण संधि की। देखिए एक बार हम इनका योग कर चुके हैं, एक बार हम इनका योग आ का साथ योग आ के साथ ई का योग ई के साथ और उ का योग उ के साथ कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अब देखिएगा, अब क्या है कि आ के साथ, अब आ के साथ अगर इन दो के साथ आ के साथ अगर ई का योग हो तो क्या बनेगा, ए। तो क्या बनेगा, ए। और फिर अगर आ के साथ उ का योग हो, किसका हो, उ का योग हो, तो क्या बनेगा, ओ। क्या बनेगा, ओ। और यदि आ के साथ री का मेल हो, री का योग हो, तो क्या बनेगा, आ। क्या बनेगा, आ। अब आ के साथ अगर ई आए, आ के साथ अगर ई आए तो क्या बनेगा, ए। आ के साथ अगर उ आए तो क्या बनेगा, ओ। और आ के साथ अगर री आए तो क्या बनेगा, अरे। जैसे कि देखिएगा, आ प्लस ई या ई मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, ए। रिजल्ट क्या मिलेगा, ए। उसके बाद आ के साथ उ आए तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ओ। रिजल्ट क्या मिलेगा, ओ। और उसके बाद यदि आ के बाद री आए तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, आ। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आ। ये कौन सी संधि हमारी हो गई, गुण संधि। कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। अगर आ के साथ ई आए तो ए में परिवर्तन होगा, आ के साथ अगर उ आए तो ओ में परिवर्तन होगा, और आ के साथ अगर री आए तो अर में परिवर्तन होगा। अभी हम केवल इनके रूल, इनके हम नियम पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हम इनके उदाहरण पर नहीं गए हैं, अभी हम केवल और केवल इनके नियम पर चर्चा कर रहे हैं। हम पहले इनके नियम को समझ लेते हैं, इनके नियम क्या कहते हैं, उसके बाद हम इन पे चर्चा करेंगे। इनके जो उदाहरण होंगे हम उनके उदाहरण पर तब पहुंचेंगे, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। गुण संधि में क्या होता है, आ के बाद अगर ई आए तो ए में परिवर्तन होता है, आ के साथ उ आए तो ओ में परिवर्तन होता है, और आ के साथ अगर री आए तो अर में परिवर्तन होता है। अब हम बात करेंगे, अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे वृद्धि संधि की। किसकी बात करेंगे, वृद्धि संधि की। अब हम बात करेंगे वृद्धि संधि की। अब देखो वृद्धि संधि में क्या होता है कि आ के बाद यदि ए या आए तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, आए में, ठीक है। और आ के बाद यदि ओ या ओ आए तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, औ। मतलब कि अगर आ के साथ ए या आए हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, आए। रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, आए। और अगर आ के साथ ओ या औ आए तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, औ। तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, औ। तो देखिएगा, अब एक बार हमने आ के साथ सबका योग कर लिया, एक बार हमने आ के साथ इन सभी का योग कर चुके हैं। अब एक बार हम आ के साथ में ई उ री ए ओ और सबका योग कर चुके हैं। अब ये कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। जहां पर आ के बाद ए या आए तो वहां पे हमें रिजल्ट के रूप में आय प्राप्त होता है, और आ के बाद अगर ओ या औ आए तो हमें रिजल्ट के रूप में औ प्राप्त होता है। अब वृद्धि संधि होती है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं, ईयड़ संधि की। अब बात करते हैं ईयड़ संधि की। चलिए अब देखते हैं ईयड़ संधि को। अब देखो ईयड़ संधि क्या कहता है। अभी हम आ के साथ सबका योग कर चुके हैं, ई का, उ का, री, ए, ओ सबका। अब हम बात करेंगे ई के साथ। अब किसके साथ? ई के साथ। अगर अब ई के साथ देखो, ई के साथ, ई के साथ अन्य स्वर आए, कोई अन्य स्वर, कोई अन्य स्वर, ई के साथ कोई अन्य स्वर, ई के साथ कोई अन्य स्वर आए तो हम क्या करेंगे? किसमें परिवर्तन करेंगे? किसमें परिवर्तन करेंगे? तो वह या में परिवर्तन हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? या में। ये संधि हमारी कौन सी होगी? ये संधि होगी ईयड़ संधि। कौन सी संधि होगी? ईयड़ संधि। और ईयड़ संधि का रूल्स क्या कहता है कि ई के बाद, क्योंकि आकार हम सबके साथ एक बार कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं ई के साथ। ई के साथ कोई भी अन्य स्वर, अन्य स्वर का मतलब इनको छोड़कर, ई को छोड़कर कितने बचे हैं? 9 स्वर। कितने बचे हैं? 9 स्वरों के साथ ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? या में। और जो यहाँ पर कोई अन्य स्वर होगा उसकी हम क्या करेंगे? उसकी हम क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। क्या करेंगे? उसकी हम मात्रा लगा देंगे। ठीक है। अब जैसे कि ई हो गया, ई के साथ कोई अन्य स्वर मेल कर रहा था, ई के साथ जब कोई अन्य स्वर मेल कर रहा था तो हम क्या कर रहे थे? किसमें परिवर्तन कर रहे थे? या। अब अगर उ के साथ, उ या उ के साथ कोई अन्य स्वर आए, कोई भी अन्य स्वर, मतलब कि कितने? 9। तो हम इसको किसमें परिवर्तन कर देंगे? इसका परिवर्तन हम कर देंगे, उ का परिवर्तन किसमें कर देंगे? वाह। और उसके बाद यहाँ पे जो भी स्वर होगा उसकी हम क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। उसकी क्या हम करेंगे? मात्रा लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद री, उसके बाद री के बाद, उसके बाद री के बाद कोई भी अन्य स्वर आए, कोई भी अन्य स्वर। यहाँ पे एक री, अब जब एक री हट गया तो कितने बचे हमारे पास? 10 स्वर। कितने बचे? 10 का नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे री का तो हम किसमें परिवर्तन करेंगे? रा में। किसमें परिवर्तन करेंगे? रा में। और यहाँ पर जो भी स्वर होगा, यहाँ पर जो भी स्वर होगा हम उसकी क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। क्या करेंगे? मात्रा। अभी हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अभी एक बार इसको रूल्स को देख लीजिएगा, उसके बाद हम इन पे एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। अभी हम आपको पूरा चार्ट बना के देंगे कि रूल्स क्या बनते हैं, कैसे इनके स्वर, चार्ट बना के देंगे कि रूल्स क्या बनते हैं, कैसे इनके स्वर संधि के रूल्स। और बहुत इजी लगेगी आपको ये संधि। अभी आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा, समझते चलिएगा। अभी ये संधि आपको इतनी आसान लगेगी कि आप कहेंगे कि संधि क्या इतनी भी सरल होती है? हाँ बिल्कुल, इतनी ही सरल होती है। आप इसे देखिएगा, जहां पे आप आके साथ यह संधि में क्या होता है? ई के साथ कोई भी अन्य स्वर आए, कोई भी अन्य स्वर आए, ई को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आए तो ई का हम या में परिवर्तन कर देते हैं, और जो भी अन्य स्वर आता है उसकी हम क्या कर देते हैं? मात्रा लगा देते हैं। वही कंडीशन उ के साथ कोई भी अन्य स्वर आए तो हम उ को क्या? वा में परिवर्तन कर देते हैं, और जो कोई भी अन्य स्वर होगा उसकी हम क्या कर देंगे? मात्रा लगा देंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे बड़ी ई आई है तो हम क्या करेंगे? जो भी यहाँ पे वर्ड होगा हम उस पर बड़ी की मात्रा लगा देंगे। ठीक है। अब जैसे री है, री के साथ कोई भी अन्य स्वर आए तो हम री का क्या करेंगे? रा में परिवर्तन करेंगे, और कोई भी अन्य स्वर जो होगा उसको हम क्या करेंगे? उसकी हम यहाँ पे मात्रा लगा देंगे। उसकी हम यहाँ पे मात्रा लगा देंगे। इतना आप समझ गए होंगे। ये थी ईयड़ संधि। अब हम बात करते हैं स्वर संधि के अंतिम प्रकार की।
स्वर संधि के अंतिम प्रकार। जो स्वर संधि का अंतिम प्रकार है, हम अब उस पे बात करते हैं। स्वर संधि का अंतिम प्रकार क्या है? अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। अब अयादि संधि को हम समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है। अभी हमने क्या किया, पहले एक बार आ का सबके साथ मेल करवा लिया, फिर ई का साथ मेल करवा लिया, अब उ का भी मेल करवा चुके और री का भी मेल करवा चुके। अब हम इनका सबके साथ मेल करवा चुके। अब हमारे पास बच्चे क्या हैं? हमारे पास बच्चे क्या हैं? ये कौन कौन से? ए, आई, ओ और औ। कौन बच्चा है? ये 4 स्वर बच्चे हैं। अब हम इनका 4 का मेल बाकी स्वरों के साथ करवाएंगे। देखिएगा, यदि ई के साथ अन्य स्वर आए, ई के साथ कोई भी अन्य स्वर आए, असमान, ठीक है, ए के साथ कोई भी स्वर आए, ए के साथ कोई स्वर आए, ई के साथ कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर। यहाँ पे कोई भी स्वर की बात क्या है? यहाँ पे 11 की 11 कोई भी स्वर हो, यहाँ पे अन्य स्वर नहीं है, कोई भी स्वर हो। वहां पे क्या था कि अगर ई का यूज हम कर चुके हैं, उसके बाद ई को छोड़कर बाकी स्वरों की चर्चा कर रहे थे। यहाँ पे क्या है? ए के बाद कोई भी अन्य स्वर स्वयं ए ही क्यों ना आए, 11 का 11 के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम किसमें परिवर्तन कर देंगे? आई में। किसमें परिवर्तन कर देंगे? आई में। और यहाँ पर जो भी स्वर आएगा, हम उसकी क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। उसकी हम क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। अब एक चीज समझिएगा, अब एक चीज देखिएगा, जो यहाँ पे कंडीशन है कि भाई यहाँ पे ए के बाद ए और कोई स्वर, कोई भी स्वर, भाई ए के बाद कोई स्वर, तो हमने ऐ ही क्यों लिखा? हम रटी रटाई चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, हम इसको समझेंगे। ये ऐ ही क्यों आया? कोई और वर्ड क्यों नहीं आया? कोई और वर्ड क्यों नहीं आया? केवल ऐ ही क्यों आया? देखिएगा, जैसे कि ए को हम कैसे लिख सकते हैं? ए को हम आ और ई, आ और ई, इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं। आ को हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, जैसे कि 7 है, कितना है? 7, और 7 को क्या हम 4 + 3 इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं? 4 + 3 इस प्रकार लिख सकते हैं ना। तो ई को हम कैसे लिखते हैं? आ और ई। अब देखिएगा, आ का क्या हो गया? आ का क्या हो गया? आ। और अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि ई के साथ कोई अन्य स्वर मेल करता है। ई छोटी या बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर मेल करता है, तो हम क्या करते थे? किसमें परिवर्तन करते थे? या में परिवर्तन करते थे। तो यहाँ पे ई का क्या हो गया? या में परिवर्तन। अब मिलकर क्या हो गया? ऐ। तो आप बात समझ गए होंगे कि हम ए को ऐ ही क्यों लिखते हैं। इतना समझ में आ गया होगा कि ए के साथ कोई भी अन्य स्वर, मतलब 11 के 11 स्वर मेल करते हैं, तो हम ए का तो ऐ लिख देते हैं, उसके बाद जो स्वर भी यहाँ पे आता है उसकी हम क्या करते हैं? मात्रा लगा देते हैं। अगर ऐ की बात करें, ऐ के साथ अन्य स्वर कोई भी स्वर, तो ए का हम क्या करेंगे? आई में परिवर्तन कर देंगे। किसमें परिवर्तन कर देंगे? आई में। और यहाँ पर जो भी होगा उसकी हम क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। उसकी हम क्या करेंगे? यहाँ पे मात्रा लगाएंगे। अब बात समझते हैं ओ को। अब समझते हैं ओ को। अब देखिएगा, ओ को, ओ के साथ कोई भी स्वर, तो ओ को हम किसमें? औ में परिवर्तन करेंगे। किसमें करेंगे? औ में। और यहाँ पर जो भी स्वर होगा उसकी हम क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। अब यहाँ पे भी बात वही कंडीशन, हम इसको औ क्यों लिखते हैं? औ क्यों लिखते हैं? तो देखिएगा, तो क्या है? ओ को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? ओ को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? आ और उ।
यही लिख सकते हैं। तो आ का तो हमने क्या किया, आ ही लिख दिया, आ का। और ऊ का अभी इससे पहले पढ़ा था हमने, अगर ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो हम किसमें, वा में परिवर्तन करते हैं, किसमें, वा में परिवर्तन करते हैं। अब देखिएगा क्या हो गया, ये औ, क्या हो गया, औ। बात समझ में आ गई, ओ को हम औ क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो ओ के साथ कोई भी स्वर आएगा तो हम उसकी क्या करेंगे, मात्रा लगा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं औ की, अब बात करते हैं औ के साथ कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो हम इसको किसमें परिवर्तन करेंगे, आओ में। किसमें परिवर्तन करेंगे, आओ में। और यहाँ पे जो भी स्वर होगा हम उसकी क्या करेंगे, मात्रा लगा देंगे, क्या करेंगे, मात्रा लगा देंगे। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा 11 स्वरों का जो मेल था वो 11 स्वरों के साथ हो गया, मतलब 121 जोड़े हो गए। हमने 121 पे चर्चा की। अब हम इनके एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले हम एक साथ इनके सारे रूल्स को एक चार्ट के आधार पर देख लेते हैं। देखिएगा जो अयादि संधि है उसका एक के साथ कोई भी स्वर है तो ए का ए में परिवर्तन हो जाता है, और उसकी जो यहाँ पे जो भी स्वर होगा उसकी हम क्या कर देते हैं, मात्रा लगा देते हैं। अगर अय के साथ कोई भी स्वर आए तो अय को हम आय में परिवर्तन कर देते हैं, और यहाँ पर जो भी स्वर आएगा हम उसकी क्या कर देते हैं, मात्रा लगा देते हैं। अगर ओ के बाद कोई भी स्वर आए, तो हम ओ को औ में परिवर्तन कर देते हैं, और जो भी यहाँ पे स्वर आएगा उसकी हम क्या करते हैं, मात्रा लगा देते हैं। इधर औ के साथ कोई भी स्वर आए, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि इस चीज को समझते चलिएगा। यहाँ पे एक शब्द है और यहाँ पे दूसरा शब्द है। यहाँ पे ये कंडीशन बनेगी औ की, ये कंडीशन क्या बनेगी, औ की, और ये वाली कंडीशन क्या होगी, कोई भी स्वर यहाँ से आ से लेके औ तक कुछ भी हो तो क्या परिवर्तन हो जाएगा, औ में परिवर्तन, तो किसमें, आओ में परिवर्तन हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी होगा उसकी हम क्या करेंगे, मात्रा लगा देंगे। बात समझ में आई। तो इसको आप समझ गए होंगे, अयादि संधि के नियम को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम इसको एक रूल्स के, एक चार्ट के अनुसार देखते हैं। इसको हम अब एक चार्ट के रूप में ही पूरा देखते हैं। अब हम इसके पूरे एक चार्ट के रूप में ही इस पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि एक पहला, यहाँ पे हम नंबर देते हैं 1, ठीक है। अब देखिएगा, यदि आ के साथ आया आए तो हमें इक्वल क्या प्राप्त होता है, रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, बड़ा, ठीक है। रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, बड़ा। फिर उसके बाद ई के साथ, ई के साथ ई आई तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, तब हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, बड़ी, क्या प्राप्त होता है, बड़ी। फिर उसके बाद अगर ऊ के साथ बड़ा, छोटा ऊ बड़ा हुआ है तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, बड़ा। ये कौन सी हमारी संधि थी, ये हमारी कौन सी संधि थी, ये हमारी थी दीर्घ संधि। कौन सी संधि थी, दीर्घ संधि, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखते हैं रूल्स नंबर 2। आ के साथ आ। अब देखिएगा आ के साथ ई आई तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, ए, क्या प्राप्त होगा, ए। और उसके बाद अगर आ के बाद ऊ है, क्या है, ऊ तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, ओ। रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, ओ। उसके बाद यदि
आ के बाद आ के बाद री आए तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? तो रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होगा? आर। तो हम क्या लिखेंगे? आर। और ये संधि हमारी कहलाती है गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। ठीक है। अब हम बात करते हैं रूल्स नंबर 3 की। वो यहां पे क्या है? यदि आ के साथ आ के साथ ए या आए तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? तो आय में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद यदि आ के साथ ओ या औ आए तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? औ में। तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? औ में। और ये हमारी संधि कहलाती है वृद्धि संधि। ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अब बात करते हैं, अब करते हैं चौथी। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम बात करेंगे ई के साथ, ई के साथ अन्य स्वर आए, अन्य स्वर ई के साथ अन्य स्वर आए तो हम किसमें परिवर्तन करेंगे? तो हम परिवर्तन करेंगे किसमें? या में। किसमें परिवर्तन करेंगे? या में। ठीक है। उसके बाद यदि उ या ऊ के साथ अन्य स्वर आए तो हम किसमें परिवर्तन करेंगे? तो हम किसमें परिवर्तन करेंगे? वा में। किसमें करेंगे? वा में। और उसके बाद यदि री के बाद अन्य स्वर आए, तो हम किसमें परिवर्तन करेंगे? रा में। तो किसमें परिवर्तन कर रहे होंगे? रा में। ठीक है। अब ये संधि हमारी कौन सी कहलाएगी? यड़ संधि। कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। ये संधि कौन सी होगी? यड़ संधि। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे जो ई के साथ अन्य स्वर है, मतलब इन दो को छोड़कर कोई भी स्वर आए तब हम या में परिवर्तन करेंगे। मतलब कि 9 स्वर जो बचे हैं हमारे, यहाँ उ को छोड़कर अन्य स्वर आए, यहाँ पर अगर उ है और अगर यहाँ पर भी उ ही हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ये रूल्स लगेगा। ये कौन सी है? दीर्घ संधि। तो ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसलिए आ के साथ अगर अन्य स्वर होना चाहिए, उ के साथ अन्य स्वर होना चाहिए, उ नहीं आना चाहिए बाद में। यहाँ पे री के साथ भी अन्य स्वर होना चाहिए, री नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कौन सी संधि होगी हमारी? यड़ संधि। अब बात करते हैं 5 की, रूल्स नंबर 5 की। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि हम सबको पढ़ चुके, ई के साथ अन्य स्वर, उ के साथ, सब के साथ। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ए के साथ कोई भी स्वर, मतलब कोई भी स्वर आए, ए के साथ कोई भी स्वर आए। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। इसको हम इस तरीके से ना लिखकर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे क्या है कि हम किसमें परिवर्तन करेंगे? या में परिवर्तन करेंगे। और यहाँ पे इसकी क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। यहाँ पे इसकी क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। यहाँ पे इसका हम किसमें परिवर्तन करेंगे? वा में परिवर्तन करेंगे। और यहाँ पे इसकी क्या करेंगे? जो भी स्वर आएगा उसकी हम क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। और यहाँ पर भी इसमें रा में परिवर्तन करेंगे और यहाँ जो भी स्वर आएगा उसकी हम क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। ठीक है। अब देखते हैं रूल्स नंबर 5 को। अब हम देखते हैं 5 को। अब जो 5 क्या कहता है? देखो 5 ये कहता है
ए के साथ कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर, तो ए का हम अय में परिवर्तन कर देंगे। किसमें परिवर्तन करेंगे? अय में। और उसके बाद जो भी स्वर आएगा उसकी हम क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। ठीक है, उसकी हम क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। उसके बाद यही कंडीशन अय में होती है। अय के साथ कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, तो हम अय का किसमें परिवर्तन करेंगे? आय में परिवर्तन करेंगे। और जो भी स्वर आएगा यहाँ पर उसकी हम क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। उसके बाद यदि ओ की ओ के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, तो हम ओ को किसमें परिवर्तन करेंगे? औ में। और उसके बाद यहाँ पे जो भी स्वर आएगा उसकी हम क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद औ की बात करें तो औ के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, तो हम औ को आओ में परिवर्तन कर देंगे। और यहाँ पर जो भी स्वर आएगा हम उसकी क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। और ये हमारी संधि कहलाती है कौन सी? अयादी संधि। ये कौन सी संधि होगी? हमारी अयादी संधि। अयादी संधि। अब एक बार इसको देख लीजिएगा, अगर आ के साथ आ का मेल हो तो हमें क्या प्राप्त होता है? बड़ा। उ के साथ सॉरी ई के साथ ई हो तो बड़ी, उ के साथ उ हो तो बड़ा हो। ये संधि हमारी क्या कहलाती है? दीर्घ संधि। उसके बाद आ के साथ अगर ई आती है तो परिवर्तन किसमें होता है? ए में। किसमें बदल जाता है? ए में। और आ के साथ अगर उ आता है तो ओ में परिवर्तन हो जाता है। आ के साथ अगर री आता है तो अर में परिवर्तन हो जाता है। और ये हमारी संधि कहलाती है यड़ संधि, सॉरी गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। अगर सॉरी गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। अगर आ के साथ ए या ए आए तो किसमें परिवर्तन हो जाता है? ए में। आ के साथ ओ या औ आए तो किसमें परिवर्तन हो जाता है? औ में। तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। यहाँ पे देखिएगा दोनों में बड़े रूप हमें मिल रहे हैं। दोनों क्या मिल रहे हैं? बड़े रूप। तो ये क्या हो गई? वृद्धि संधि। और यहाँ भी सबके बड़े रूप मिल रहे थे, यहाँ पे क्या हो गई थी? दीर्घ संधि। ठीक है, अगर ई के साथ कोई अन्य स्वर आए, इनको छोड़कर, तो हम या में परिवर्तन कर देंगे, ई को या में परिवर्तन कर देंगे। और यहाँ पर जो भी स्वर आएगा उसकी हम क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। उ के साथ कोई भी अन्य स्वर आए तो उ को हम वा में परिवर्तन कर देंगे। और यहाँ पर जो भी स्वर आएगा उसकी हम क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। अगर री के साथ कोई भी अन्य स्वर आए तो री का हम क्या करेंगे? रा में परिवर्तन करेंगे। और यहाँ पर जो भी स्वर आएगा उसकी हम क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। ये हमारी कौन सी संधि है? यड़ संधि। अब अयादी संधि को समझे तो अयादी संधि में अब ए और ए के बाद कोई भी अन्य स्वर आए, ए के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो हम किसमें परिवर्तन करेंगे? अय में। किसमें परिवर्तन करेंगे? अय में। और जो भी यहाँ पे स्वर आएगा उसकी हम क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। यहाँ पे अय के बाद कोई भी स्वर है तो अय को हम किसमें? आय में परिवर्तन कर देंगे। और जो भी यहाँ पर स्वर आएगा, यहाँ पर जो भी स्वर होगा हम उसकी क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। ओ के साथ कोई भी अन्य स्वर आए तो ओ को हम औ में परिवर्तन कर देंगे। और उसके बाद जो भी यहाँ पे स्वर आएगा उसकी हम क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। उसके बाद अगर औ के साथ कोई भी स्वर आए, औ के साथ कोई भी स्वर आए तो औ को हम काहे में परिवर्तन कर देंगे? औ में। और जो भी स्वर आया होगा उसकी हम क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे। तो ये कहलाती है हमारी अयादी संधि। उम्मीद है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको पहचानने के तरीके क्या हैं? अगर यड़ दीर्घ संधि है तो वहां पे आ ई टूटने से जहां से तोड़ी जाएगी, जहां से संधि टूटेगी वहां पे अगर आ ई और उ बड़ा आ बड़ी ई या बड़ा उ मिल जाए वहीं से संधि टूटेगी और वह संधि क्या होगी? दीर्घ संधि। अगर गुण संधि को पहचानना है, तो जहां पे हमें ये मात्रा दिख जाए या फिर ये मात्रा दिख जाए या फिर ऋषि वाला अर्थ मिल जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? या फिर ये मात्रा दिख जाए, ठीक है, ये मात्रा दिख जाए तो वहां पे क्या होगा? वहीं से संधि टूटेगी और वो संधि कौन सी होगी? गुण संधि। ठीक है, इसको अगर
वृद्धि संधि की पहचान की बात की जाए तो जहां पर हमें ये मात्रा दिख जाए और या फिर ये मात्राएं दिख जाए तो एक कंडीशन ये है कि वहीं से संधि टूटेगी और वही क्या संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ठीक है। अयादि संधि में क्या होता है कि जहां पे यह संधि में जो भी होगा वहां पे जहां पे वा होगा उससे पहला वाला जो वर्ड होगा उससे पहला वो आधा आपको मिलेगा, आधा होगा। जैसे कि इत्यादि, जैसे कि इत्यादि। अब देखिएगा इत्यादि, जहां पे या है, या से पूर्व वाला जो पद है, जो पूर्व वाला वर्ड है वो क्या है, आधा। तो इसको हम ऐसे पहचान सकते हैं, वहां पे क्या होगी, यड़ संधि होगी। और अयादि संधि में जहां पे ए आओ या ओ आओ दिख जाए वहां पे क्या होगी, आदि संधि होगी। उम्मीद करते हैं कि संधि के जितने भी ये स्वर संधि के 5 रूल्स थे आपने इन नियमों को अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज अभी नहीं समझ में आई तो वीडियो को आगे पीछे रिवाइज करके आप देख सकते हैं और उसे अच्छे से समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपके ना समझ में आए तो हमारा जब ये संधि का बिंदु खत्म हो जाए उसके बाद आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और हम उसका आंसर देंगे, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। कम से कम एक व्यक्ति 10-10 लोगों के पास शेयर करें ताकि ये सबके पास, सभी मित्रों तक ये वीडियो आपका पहुंच सके और सभी मित्र आपके इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ, इसके उदाहरणों के साथ, इसके अन्य उदाहरण जो हमने स्वर संधि पढ़ाई है, 5 स्वर संधियों का चर्चा किया है। अब अगली क्लास में हम इनके उदाहरणों पे चर्चा करेंगे, तो उन पे थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा और हम अगली क्लास में जब भी आएंगे तो उनके उदाहरणों के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।